नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं ब्रजेश राजभर, कलाकार आप जबलपुर का। दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ऐसी आवाज जो सिर्फ गाती नहीं बल्कि अपनी मिट्टी की खुशबू को सुनाती है। गांव की गलियों से लेकर शहर के बड़े मंचों तक का सफर एवं विदेशों में अपनी फोक सिंगिंग का जलवा बिखेरने वाली अयोध्या की बेटी कही जाने वाली एवं हमें एक भाई की तरह प्यार सपोर्ट आशीर्वाद जहां जिस चीज की उम्मीद की हमने उसके लिए एक खंभे की तरह हमारे साथ खड़ी रही। आज हमारे साथ में उपस्थित हैं द जबर पॉडकास्ट में हमारी दीदी आदरणीय प्रकृति यादव जी। उनका द जबर पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं और आपने द जबर पॉडकास्ट को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। कीमती समय तो बात की बात है, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। तो इसमें हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, आपके माध्यम से हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। दीदी, हम जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसे बीता और लोक गायन के प्रति आपको कहाँ से प्रभाव मिला? तो भैया रही बात बचपन की, तो बचपन तो मेरा बहुत अच्छा बीता जी। बचपन में सबसे छोटे थे, अपने भाई बहनों में सबसे छोटे। और बचपन तो अक्सर जब कोई छोटा होता है तो उसका अच्छा ही बीतता है, तो लाड प्यार बहुत मिलता है छोटे बच्चों को, तो बहुत ही अच्छा रहा। और रही बात संगीत और म्यूजिक से संबंधित, तो ये मेरी बड़ी दीदी प्रतिमा यादव, उनके माध्यम से, उन्हीं के साथ रह करके जो भी सीखा उन्हीं से सीखा है। जैसे अगर कहा जाए कि रोल मॉडल तो अपनी बड़ी दीदी बिल्कुल, हाँ, मेरी रोल मॉडल अभी तक तो वही है मेरी मॉडल जी। हाँ, जो भी सीखा है, जितनी भी प्रस्तुतियां देते हैं, उनको देख के, उनको सुन के, और उनका कुछ मेरे पास कलेक्शन भी है, जरूर फॉलो करते हैं। अच्छा, जैसे बचपन में आप लगभग कितनी छोटी थी कि आपको लगा कि इस तरफ जाना चाहिए? लगा क्या, दीदी के साथ रहते रहते उसमें रुचि बढ़ने लगी। 9th क्लास से मतलब कि मंच परफॉर्मेंस करने लगे थे। अच्छा, जैसे आपने कभी ऐसा भी प्लान आया कि छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए? हाँ, एक टाइम आया था कि आदमी सोचता है कि कम से कम ग्रेजुएट हो जाए जी, है ना, ग्रेजुएशन कम से कम कर ले, इसके बाद ये चीज। लेकिन आदमी जिस चीज में आदमी रम जाता है, जिसको कहते हैं, फिर नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो एक तरह से जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। संगीत जिंदगी का अगर आप उसे अपनाते हैं तो वो हिस्सा बन गया आपका, बिल्कुल, फिर उसे छोड़ना फिर मुश्किल हो जाता है। दीदी, फोक म्यूजिक इंडस्ट्री में फीमेल को चैलेंजिंग सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या हो सकता है? चैलेंज तो बहुत होता है, मेल और फीमेल दोनों में बहुत अंतर होता है। चैलेंज तब होता है जब हम मंच पे चढ़ते हैं जी, और सामने से कोई कोई ऑडियंस बोल दिया कि हमें ये गाना सुनना है जी, और वो गाना यदि अभद्र हो, अभद्र मतलब समझ रही है, जो हम लोग कलाकार लोग नहीं गा सकते जी, है ना, और उस चीज को अगर कोई सामने से पूछता है तो फिर बड़ा अजीब लगता है। फिर वहीं से हमें जवाब देना पड़ता है कि भाई साहब, हम इस तरह के गाने हम नहीं गाते। जैसे उस तरह के गाने आप नहीं गा सकते, अश्लील मतलब अश्लील गाने जी। उनको लगता है कि लोक कलाकार है तो लोक कलाकार कुछ भी गा सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोक कलाकार अश्लीलता कभी नहीं फैलाता, वो अपनी परंपरा को लेके आगे चलता है जी। जी, जैसे जो आपका लोकल स्टेज है, लोकल स्टेज से लेकर के इंटरनेशनल स्टेज तक का आपका सफर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं। और रही बात लोकल से इंटरनेशनल तक, लोकल तो हमारा जो अपने इंडिया में है, अपने अयोध्या में है, लखनऊ में है, ये तो एक होता है कि सबसे जान पहचान होती है जी। और ये बहुत अच्छा होता है कि जान पहचान होती है। रही बात ऑडियंस की, अपने यहाँ के जनता लोग अपनी लोक परंपरा को भी समझ रहे हैं, लोग आगे बढ़ा भी रहे हैं और अपने बच्चों को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये चीजें पहले से थी कि आप लोगों के आने से कुछ नया हुआ? ऐसा नहीं, ये चीजें पहले से थी जी, थी तो पहले से, लेकिन कभी दबी हुई थी। और यहाँ तक कि ये चीज हमें शुरू से, हमें शुरुआत में बिल्कुल बचपन में भी हमें ये चीज उतना नहीं पता था, लेकिन जब दीदी का साथ मिला, प्रतिमा यादव, तब ये चीज हमें ज्यादा गहराई से पता चला कि हमारे लोक परंपरा परंपरा लोक धर्म लोकगीत है क्या जी। दीदी, आपके लिए फोक सॉन्ग का असली मैजिक क्या है? जैसे मेलोडी, लिरिक्स, कल्चरल या कनेक्शन? कनेक्शन, कनेक्शन इसलिए क्योंकि एक दूसरे से जुड़ना जी, हमारे लोकगीतों की परंपरा है। एक दूसरे से जुड़ के, एक दूसरे से आते हुए ही ये गीत बने हैं। जैसे
जब आप लोग शो करने जाते हैं और ट्रेवलर करके ही जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? शो के दौरान या कहें कि ट्रेवल करते हुए जब हम लोग बस पे पहुंचते हैं, जी तो पहली बात तो जब हम अपने जगह पे पहुंच जाते हैं या वेन्यू पे पहुंच जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम समय से पहुंच गए। समय से पहुंचना सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आजकल इतनी भीड़ है सड़कों पे, इतना ट्रैफिक है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है समय से। अच्छा, जैसे मंच पे मान लीजिए अगर समय से आप नहीं पहुंचे वहां तक, तो वहां पे अधिकारियों के या जिनके यहाँ आप गए हैं, तो उनमें ट्यूनिंग क्या होती है आपकी? ऐसा कुछ है, ये लोग समझते हैं, लोगों को बता दिया जाता है कि भाई यहाँ ट्रैफिक है, ऐसे है, तो लोग समझते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मन में एक डर रहता है कि हम समय से पहुंच। समझ। अभी तो जैसे कभी ऐसा भी मोमेंट आया हो जब लगा हो कि यार मेहनत इतनी ज्यादा है और संघर्ष इतनी ज्यादा है, एक लड़की हूँ मैं, छोड़ देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं डरी इस चीज से। हाँ। क्योंकि सपोर्ट मिला हर तरह से, मायके में भी सपोर्ट मिला, ससुराल में भी सपोर्ट मिला, जी। तो फिर उस चीज का कभी मतलब जिक्र ही नहीं आया दिमाग में। अच्छा, हाँ। जैसे दीदी जब हम काम करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है काम के दौरान, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेशन देती है? मुझे दो चीज मोटिवेट करती है। जैसे? एक तो लोग कुछ सीख रहे हैं मुझसे। जी जैसे कि मेरी टीम में बहुत से लोग जुड़े हैं, जी ज्यादातर लड़कियां हैं, जी तो उनको भी एक तरह से मेरे माध्यम से रोजगार मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा वो है कि हाँ, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है अपने ऊपर, ये बहुत बड़ा पावर होता है। तो ये एक तरह से मोटिवेशन का ही काम करता है कि हाँ, मेरे माध्यम से कुछ लोग कमा रहे हैं, अपने हाथ पैर पर खड़े हैं जी। और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। और एक बात और, कि मेरी परंपरा आगे बढ़ रही है, मेरे लोकगीत आगे जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा रही है, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक तरह से इंस्पिरेशन है। जैसे आज आप बताएं कि बहुत सारी लड़कियां हमसे जुड़ी हैं, टीम में काम कर रही हैं और उनको भी एक रोजगार देने का आपके द्वारा काम मिला है, लेकिन उनकी फैमिली के मेंबर्स ऐसा कभी कुछ नहीं बोलते कि क्या कर रही हो, डांस नहीं, नाचना? ऐसा नहीं है। बोले हैं, जी बोले हैं कि बेटा, क्या ये सही है? जी हमने कहा बिल्कुल, बिल्कुल सही है, ये इसमें गलत क्या है? फिर मैंने दिखाया कि मेरे कपड़े देखिए। सबसे बड़े तो कपड़े का इम्प्रेशन बहुत ज्यादा होता है कि आप पहने क्या हो। हमारे लोक परंपरा में जो हमारी दादी नानी करती थी, घाघरा कमीज ओढ़नी, यही हम लोग स्टेज पे भी वही पहनते हैं। जी। हमारा कल्चर वही है, खाना कपड़ा लोकगीत, हमारा जो ट्रेडिशन हम वही फॉलो करते हैं। तो फिर उन्हें लगता है कि हाँ, ये सही है। हाँ, तो मतलब कि अगर ये कहा जाए कि आपके जो कार्य वो उत्तम है और आपका जो पहनावा है मतलब सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, तो ये नहीं सर्वोत्तम। कह सकता है कि ये गलत चीजें हैं और इसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। बल्कि और ये चीजें हमारी धरोहर है जिसको आप लोग आए थे सिर्फ अपने ही देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंचाने का कार्य कर रहे बिल्कुल, एक आपको किस्सा सुनाते हैं। हैं। जी बिल्कुल। एक लड़की थी, मतलब अभी है टीनेज है। जी एक ही नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हमारी बेटियों को आप ले जा रहे हैं सुरक्षित तो रहेगी। जी आज के समय में ये बहुत मायने रखता है, जी क्योंकि हम भी किसी के घर की बहू बेटी है। तो एक बहुत बड़ा एक वो होता टास्क होता है जी कि हमें सुरक्षित लेके जाना और जी लेके आना। जब उनको हम सुरक्षित पहुंचा देते हैं ना, तो एक उधर मन हल्का हो जाता है और उनके मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। जी तो ये किसी के घर की बहू बेटी को लेके जाना, किसी के घर की इज्जत को अपने साथ लेके जाना, सब उधर उनके घर पहुंचाना, ये हम कलाकारों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क जैसे भी ये फोक सिंगिंग है, इसके प्रमोशन के लिए आप लोगों का मिशन क्या है? इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, नए कलाकारों को जोड़ा जा सकता है? है। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है बड़ी बड़ी मंच प्रोवाइड कर रही है, यहाँ तक कि गाँव में भी। जी देखिए, आप घूम घूम के अपने लोक कला का प्रचार प्रसार करो। जी और जैसे कि सूचना विभाग हो गया, जी सूचना विभाग में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार, उसके साथ साथ लोकगीत भी हम लोग शुरू कर देते हैं, गाँव भी जाते हैं। और रही बात संस्कृति विभाग की, तो संस्कृति विभाग का काम ही कल्चर डिपार्टमेंट है। तो अपने कल्चर को, अपनी लोक परंपरा को, अपने लोक व्यंजन जो हमारी पुरानी पुराने जो खाने हैं और लोक पहनावा, जी ये सारे चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मंच के माध्यम से। तो यही एक मिशन है सरकार का भी कि हमारी परंपरा बची रहे, आगे आने वाली पीढ़ी इसे जाने, इसे समझे, तो उसे रिकॉर्ड करके रखी भी है। हर चीज को उनके पास रिकॉर्ड होता है, कल्चर डिपार्टमेंट के पास, और हमारे पास भी हर चीज का रिकॉर्ड होता है। और जैसे आज हम आपके सामने बैठे हैं, तो इसको कई लोग सुनेंगे, जी तो ये लोगों तक पहुंचेगा। तो इसी तरह से जब वो मंच पे जाते हैं, तो उसे भी कई लोग सुनते हैं, तो वो एक होता नहीं,
उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि पहुंचाना, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से तक अपनी बातों को पहुंचाना। तो मंच के माध्यम से हम लोग अपनी लोग पहुंचाते हैं। जैसे कहीं ना कहीं सरकार की जो है आप लोगों के माध्यम से चाहती है कि जो हमारी पुरानी सभ्यता है, पुरानी परंपरा है, लोक गायन के माध्यम से या लोक कलाओं के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचे। कभी जैसे हमने उसमें क्वेश्चन ये किया था कि नए कलाकारों को कैसे जोड़ा जा सकता है बिल्कुल। देखिए, नए कलाकार आजकल के बच्चे जो है ज्यादातर रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं, जी या कहें कि भोजपुरी, भोजपुरी भी बहुत अच्छा है। जी खैर वो टॉपिक भोजपुरी की अलग है, लेकिन हम अपने अवधि परंपरा की बात कर रहे हैं। तो अपने अवध में, अपने अवध प्रांत में जो है लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग जुड़ रहे हैं जो इंटरेस्टेड है, जो उस चीज को समझ है, जिनका परिवार उस चीज को समझ रहा है। जी तो वो भी आप हम लोग को आते हैं, हम लोग से भी पूछते हैं कि कैसे क्या है, हमें भी अपने साथ लीजिए। जी तो अच्छा लगता है कि लोग खुद आते हैं, तो बड़ा मजा आता है उनको मतलब सिखाने में, उनके साथ काम करने में। तो हमें भी एक तसल्ली होती है कि ना कहीं हमारा काम करना है। हाँ। जैसे अभी मैं हाल ही में अयोध्या में फिर आया था आपके यहाँ, एक लोगों का शूट कर रहा था, तो यहीं से कैमरामैन थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको देखा, लेकिन जब मैंने हरवाही और मरवाही नृत्य को बोला तो वो लोग नहीं जान रहे थे। हाँ, तो उनको नहीं पता था ये होता क्या है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जैसे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अवध क्षेत्र से संबंधित है, हमारा जो मंडल है यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ये चीजें होती क्या हैं। तो उन तक हम अपनी बातों को कैसे पहुंचा सकते हैं? अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। और रही बात जैसे कि आज तो आपके पॉडकास्ट जो है बहुत लोग देखेंगे, जी और बात पहुंचाने से है कि लोग अपने यहाँ ये चीज शुरू करें, अपने बच्चों को। जैसे हमारी दादी नानी है, जी उन्हें जब दादी नानी आवाज में बैठती है, जी तो उनको यही बताना चाहिए कि बच्चा हमारे यहाँ बच्चा होने पे ये सोहर गाया जाता है, शादी ब्याह में नगटा गाया जाता है, बन्ना बन्नी गाया जाता है। और आजकल क्या है, लोग डीजे रख देंगे, दो साउंड रख देंगे, नाच लेंगे, खत्म। शादी खत्म। जी लेकिन हमारी परंपरा ऐसी नहीं थी, हमारी परंपरा बहुत रिच है। जी हमारी परंपरा में शादी तय होने से लेके, बर्फ खुजाई से लेके विदाई तक, यहाँ तक कि मरने तक के गाने बने हैं हमारी परंपरा में। इतना रिच है हमारी अपनी अवधि लोक धरोहर, इतना रिच। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हैं कि वरना खोज और खोज से लेकर के शादी तक का सफर के साथ जो मृत्यु का सफर है, हाँ, यहाँ तक कहीं ना कहीं गीत बनाए गए हैं पूरे। और गाए जाते थे। हाँ, लेकिन गाए जाते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं शहरों में देखा जा रहा है, या जो शहर के तक वाले गांव जैसे जहाँ हम लोग हैं, हाँ, वहाँ ये सारी चीजें छुप जा रहे हैं, बहुत कम हो गया है इसका। छुप जा रही है क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना हो गया। मॉडर्न जमाना से मतलब मॉडर्न होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा को साथ लेके मॉडर्न होना ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि सब नहीं कर पा रहे हैं। और चैलेंज क्यों है? क्योंकि हमारे जो बड़े हैं हम उनके साथ नहीं बैठ रहे हैं। साथ में बैठेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारी परंपरा क्या थी और आज हम क्या बन गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये परंपरा थी ये बहुत ही अच्छी है और सुंदर। उस टाइम पे आज के लगभग 10 साल पहले जब एक घर में शादी होती थी, तो पहले से ही आके 4-5 दिन, एक हफ्ता पहले से बुआ, मौसी, दीदी, सब लोग, पूरा परिवार एक साथ हो जाता था। लेकिन आज जब शादी हो रही है तो लोगों के पास समय नहीं है, शादी के ही दिन जा रहे हैं और सुबह सारा घर साफ हो जा रहा है, रिश्तेदारों से कोई नहीं बच रहा है, दूसरे दिन पता नहीं चलता कि इनके यहाँ शादी। ऐसा हो गया कोई घर लूट के चला गया। हाँ, घर लूट के चला गया। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ है कि इससे भी जैसे लोगों के पास समय नहीं है, तो क्या हमारी जो परंपरा है कहीं खो जा रही है समय? बिल्कुल खो जा रही है। शादी होने के बाद हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जी मौरो मौरो शेरवानी, हाँ हाँ मौरी शेरवानी की रस्म होती है। उसमें कोई नहीं, कोई नहीं देगा। घर के लोग रहते, उस घर के लोगों के पास भी समय है, बिल्कुल। तो 4 लोगों को ले जाकर के बस शेरवा दिए, काम खत्म। लेकिन उसकी एक परंपरा है, उसका भी एक फंक्शन, उसे कैसे करना है। लोगों उसमें बुआ रहती है, चाची रहती है, हमारी मौसी रहती है, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जितने भी दादी हुआ रहती है, वो सब फिर हम लोग जो उनकी परंपरा वो गीत गाते हैं। अगर वो नहीं गाएंगे, अगर आजकल वो समाप्त हो जा रहा है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। इसमें गलती बड़ों की भी है और गलती छोटों की भी है।
मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए और गाना चाहिए, जिससे और बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम जैसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग तो सुनेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको भी अपने जो बच्चे हैं, और अगर घर में ऐसा माहौल बन रहा है तो बताना चाहिए। क्योंकि बताने से मुझे लगता है कि उनके अंदर एक नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, जिससे वो उस चीज को बेहतर आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे आप कह रहे हैं, अभी हम जल्दी ही एक कॉलेज में गए थे, जी परफॉर्मेंस था हमारा, हमारी टीम, हम सब लोग साथ में गए थे। जी तो एक बिटिया से पूछे कि बच्ची नकटा जानती है? तो उसने बोला, नकटा मतलब अजीब सा मुंह बना के, नकटा नकटा क्या होता है? हमने कहा अब ये देखो, एक मतलब मन में बहुत दुख होता है, फिर मतलब आज की पीढ़ी नकटा नहीं जानती, आज की पीढ़ी सोहर नहीं जानती, दुख होता है। सोहर तो मैं जान रहा हूँ, हाँ, लेकिन नकटा मैं भी नहीं जानता। नकटा, क्या नकटा नाट्य नटकोरी आपने सुना होगा। जी अक्सर जब शादी ब्याह में जब बारात चली जाती चले थी, जाते तो इस बात को नाटक। हाँ, नाट्य कोई कोई पुरुष बनता था, कोई महिला महिला ही होती थी। जी और पहले के समय में क्या होता था, जब बारात चली जाती थी तो जी 3 3 4 4 दिन बारात नहीं आती थी। हाँ पहले भी। हाँ, पूरे पूरे गांव के लोग बारात चले जाते थे। तो उस गांव में कोई पुरुष नहीं होता था, तो 3 3 4 4 दिन नाट्य नटकोरी के माध्यम से ही महिलाएं अपने गांव की रक्षा करती थी। कोई पुरुष बनता था, कोई पति बनता था, कोई दादा बनता था, कोई सिपाही बनता था, मतलब पूरा एकदम प्रॉपर तैयार होके जी अपने ससुर का धोती पहन लिया, अपने पति का पैंट पहन लिया, कोट पहन लिया, जी बड़ा बढ़िया से एकदम लगता था कि हाँ, इस पुरुष बन जाते थे, जिसको पुरुष बनना है वो पुरुष, जो महिला वो महिला बनती थी। तो नाट्य नटकोरी इस तरह से 4 दिनों का बीत जाता था, और बगल गांव में पता भी नहीं चल पाता था कि उस गांव में कोई पुरुष नहीं है। तो सोचिए, उस गांव में उस समय चोरी नहीं हो पाती थी। नाट्य नटकोरी का इतना बड़ा फायदा था उस समय। कहीं ना कहीं जैसे आज की डेट में देखा जा रहा है, महिलाएं हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। तो एक दौर ऐसा भी था कि जहाँ से वो नाट्य करके हाँ, जाने के बाद वो गांव की सुरक्षा और अच्छा भी वो करती तब से आगे है, सबसे आगे। वो तब से हमारी महिलाएं आगे हैं। बस यही है कि वहीं तक सीमित हो रह पाता था। लेकिन अभी क्या है, अब शिक्षा आगे बढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, अपने बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं। जी तो फिर ये लेकिन और ये होता है, वुमेन पावर बढ़ गया है। बढ़ रही है। जैसे अगर कह रहे हैं कि आज शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित के साथ में क्या आप ऐसा कोई कोई चीज कहना चाहेंगी कि जैसे आज स्कूलों में शिक्षा के साथ में हमारा जो फोक है या लोक गायन या लोक कलाओं को भी सिखाना चाहिए। सब्जेक्ट भी है, म्यूजिक सब्जेक्ट भी है। जी 6 क्लास से ये सब्जेक्ट चलते हैं सरकारी स्कूलों में, जी और प्राइवेट स्कूलों में म्यूजिक क्लास तो शुरू से ही होते हैं, एलकेजी से ही जी होता लेकिन है। मुझे लगता है वहाँ मॉडर्न ही दिया। हाँ हाँ, मॉडर्न है, लेकिन सब कुछ जो है होता नहीं है कि जो हमारा सारेगामा है, सारेगामा पाधानीसा, जी उसी पे सारे आधारित है जी सब कुछ। तो रही बात म्यूजिक की, तो हमारे जो 6 क्लास से जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक। लेकिन बस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग मंचों पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहां से तो बहुत लोगों को पता चल रहा है कि ये चीजें हैं या थी, लेकिन अगर कोई सीखना चाहता हो तो उसका एक लर्निंग पॉइंट हमें लगता है कि उसे बनाना चाहिए सरकार को, और उसके माध्यम से गांव गांव तक एक इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए जिससे लोग सीख सकें। इस पे बिल्कुल क्या राय है आपका? बिल्कुल, देखिए, इसकी कार्यशाला सरकार चलाती है, हमारा कल्चर डिपार्टमेंट, संस्कृति विभाग, जी जो हम लोग कलाकार हैं, जी लोग कलाकारों को कार्यशाला देती है जी कि आप जाइए फलाना विद्यालय में, आपकी कार्यशाला लगेगी, आप बच्चों को सिखाइए। अपने शहरों में भी ये चीज है, और गांव गांव के जितने भी विद्यालय हैं, जी सभी विद्यालयों में ये चीज होता है कि गर्मी के समय में जब होता है जी तो वहाँ पे प्रशिक्षण भेजते हैं जी लोगों को, बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए, हमारी लोक परंपरा क्या है, लोक धरोहर क्या है, लोक गीत क्या है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए सरकार इसके लिए करती है व्यवस्था। जैसे ये तो मान लीजिए एक मतलब विद्यालय तक ही सीमित है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अलग से इसका जो है विद्यालय बनाना चाहिए, और एक केंद्र खोलना चाहिए ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, जिला स्तर पे, जिससे वहां से आसानी से इसमें कार्य करने वाले, सीखने वाले जो बच्चे हैं वो आ सके। तो इस पे क्या विचार है? हाँ, ये चीज, इसकी मांग चल रही है हम लोग की सरकार से जी कि अभी हमारे अयोध्या फैजाबाद में ये चीज भी नहीं है, जी और अम्बेडकर नगर में जितने अभी जानते हैं अक्सर, जी लखनऊ जैसा यहाँ नहीं है। जी लखनऊ में है, जी कई सारे प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे चल रहा है, उसका व्यवस्था हो रही है, हो जाएगी next जी time। जैसे दीदी आज के दौर में आप लोग मंच कर रहे हैं, मंच के माध्यम से लोग तो जागरूक हो रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा क्या है, लेकिन
लोक कलाओं सरकार को मुझे लगता है कि उसके लिए एक अलग से केंद्र खोलने चाहिए, गांव से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, जिससे वहाँ के जो बच्चे हैं नजदीकी, उनको भी इसमें प्रतिभा करने का मौका मिले, सीखने का मौका बिल्कुल। देखिए अक्सर जब होता है जैसे एक कहते हैं कि समर वेकेशन, मिले। जी लेकिन छुट्टी से पहले की चीज होती है, जो छुट्टी होने वाली होती है उससे पहले ये चीज जी हमारी सरकार प्रोवाइड कराती है स्कूल में, संस्थाओं में, जी कि ये चीज अपनी जो कल्चर है, जी लोक कला है, लोगों को जानकारी मिल सके। जी उसके लिए प्रशिक्षण भेजती है स्कूलों में, डिग्री कॉलेज में भी भेजती है, स्कूलों में भी भेजती है। तो हम लोगों को एक तरह से वहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, अपनी परंपरा के बारे में जानकारी देने के लिए, लोकगीत क्या है, व्यंजन क्या है, पहनावा क्या है, इस चीज को बच्चों तक पहुंचाने के लिए वहाँ पर चलाती है। जैसे जो विलेज के कलाकार हैं, वहां से वो निकल रहे हैं, मतलब गाँव में तो बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभा है, लेकिन ऐसे क्या चीजें करनी चाहिए कि जिससे उनको भी एक मंच मिले। क्या चीजें करनी चाहिए, यही है कि अपने उनको अपने बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए। अगर उनके साथ रहेंगे, बड़े बुजुर्ग भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बैठे, जी वो अपनी बात शेयर करे। जी वो भी सोचते हैं कि जो हमने सीखा है, जो मेरे पास है, वो अगली पीढ़ी जाने। जी तो अगर उनके पास बैठेंगे तो अपने आप वो बताएंगे उस चीज को कि हमारे समय में ऐसे होता था, हम ऐसे गाते थे, इस समय के ये गीत है। जी बारहमासा अलग होता है, चैती अलग होता है, फगुआ अलग होता है। तो अगर आप अभी किसी बुजुर्ग के साथ अभी इस समय आप बैठ जाएंगे, आपको चैती और फगुआ सुनने को मिलेगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से जबान पे वो गीत आते हैं। मौसम के हिसाब से हमारे गाने भी होंगे। हमारे गाने भी बने तो है ही वो तो, लेकिन मौसम के हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्ग गाते हैं। गाते हैं। अभी जैसे चैत का महीना फगुआ चल रहा है, तो अब इस समय आप फगुआ और चैती भी सुनने को मिलेगा उनके जबान से आपको। हाँ। जैसे दीदी, आज जो बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, या ऐसे बहुत सारे जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे एक्टिंग के क्लास चलते हैं, थिएटर, लेकिन हमारा जो गांव का एरिया, जो हमारा जिला है, जो हमारा कस्बा है, यहाँ पे एक्टिंग और फोक सिंगिंग सीखने के लिए कोई एकेडमी नहीं है। तो ऐसा क्या हो कि वहाँ भी ये चीजें हों और सीखने का अवसर मिले। हाँ देखिए, हम लोग सरकार से, हम जितने भी कलाकार हैं, हम लोग सरकार से ये चीज मांग कर रहे हैं जी कि ये व्यवस्था की जाए, जी कोई एक एकेडमी खुले, जी कोई संस्था खुले, जी या फिर थिएटर खुले, जी वो चीज हो ताकि वहाँ पे लोग प्रैक्टिस भी कर सके, जी और वहाँ प्रशिक्षक आ करके लोगों को प्रशिक्षित भी कर सके। ये चीज हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, और आशा है कि 1-2 साल में ये चीज पूरा हो जाएगा। जैसे ये सिर्फ मंडल में होगा या जिलों जिलों में भी होगा? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसमें हम लोग लिखित दिए हैं, जी मुख्यमंत्री जी को हम लोग लिखित भी दिए हैं जी। कि वो हर जिले में ये चीज हो। जैसे मुझे लगता है कि हमारे अम्बेडकर नगर में ये चीज हो तो हम जैसे कलाकारों को ही नहीं बल्कि और कलाकारों को भी अवसर मिलेंगे। बिल्कुल, सब जो भी इच्छुक होंगे वो वहाँ आके सीख सकते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर के बच्चों को लागत में वहाँ पे प्रशिक्षित, जो प्रशिक्षण है उनकी मदद से प्रशिक्षित कर सकते हैं। हाँ। जैसे बात हो रही थी कि विदेश का जो मंचन आपने किया, हाँ, वो अभी तक का कहाँ कहाँ का सफर रहा है? 2 जगह हम अभी तक गए हैं, एक तो मॉरिशस जी 2019 में, 2022 में दुबई गए थे। जी। हाँ। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो दर्शकों के? एक्सपीरियंस तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे अब क्या ही बताते हैं हम। अरे कुछ नहीं। मेरे साथ बड़ी अजीब वहाँ पे घटना हुई थी। एक तो हम राम विवाह वहाँ पर हो रहा था, उसमें मुझे लोकगीत गा रहे थे, विवाह से संबंधित, राम जी के विवाह से संबंधित रस्मों के गाने गा रहे थे। वो तो ठीक था, जी रस्मों के गाने गाए, राम जी के विवाह में गाने वाने गाए जी खूब अच्छे से। उसके बाद जब वहाँ पे सीन हुआ जी कि राम, सीता, लक्ष्मण और सुभद्रा का, जी वहाँ पे मुझे सुभद्रा को बना दिया गया था। तो ये बहुत अजीब भी था और मेरे लिए अच्छा भी था कि जी। नई चीज वहाँ पे सीखने को मिली। फिर हाँ। मैं सुंदरी सुभ्रखा, नाक काटने वाली नहीं बनी थी, सुंदरी सुभ्रखा बनी थी। अच्छा, सुपर्णखा, एक सुंदरी सुपर्णखा, हाँ, ये दो तो अलग थे। पहले तो जब राम जी को, लक्ष्मण जी को सम्मोहित करने के लिए सुपर्णखा थी, जी तो मैं सुंदरी सुपर्णखा बनी थी। नाक कटती है, फिर वो जब राक्षसी रूप लेती है तो वो तो राक्षस सुपर्णखा थी, वो रावण की बहन थी। अच्छा लेकिन सुंदरी सुपर्णखा तो सुंदर बन के आई थी। वो बन रही थी, वो वन देवी के नाम से उसको श्री राम जी ने बोला कि आप वन में कहाँ भटक रही हैं, तो उनको देवी का दर्जा वहाँ पे दिया। तो सुंदरी सुपर्णखा वहाँ पे थी, तो मैं वहाँ पे बनी थी। लोकगीत और शादी वादी के गाने गाने के बाद
मुझे सपना का बना दिया गया। एक जगह ये हुआ था और एक जगह क्या हुआ था? मॉरिशस में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। वहाँ गया राम विवाह हो रहा था, जी। गाने हमने गाए, जी। उसके बाद फिर वही चीज वही से सेम घटना घटी थी। वहाँ पहले तो मॉरिशस में घटना घटी, लेकिन फिर दूसरी बार ये नहीं था कि मेरे साथ फिर से एक घटना घटेगी। दुबई में भी एक घटना घटेगी मेरे साथ। जैसे जो चीज लगा अगर विदेश का मंच भी है तो क्या? आपकी बात में नहीं बनूंगी, सुनने का नहीं, आपकी बात मुझे सुनने का नहीं बनना। अच्छा दीदी, जैसे आप लोग अवधी भाषा का प्रचार कर रहे हैं, अवधी भाषा हम लोग टचअप है कहीं अवध मिट्टी से हम लोग जुड़ा है, कहूँ अम्बेडकर पूरा क्षेत्र रहा है। हाँ। हाँ अरे भाई पहले तो अयोध्या और अम्बेडकर नगर एक तो जिलवा रहा। हाँ, इनके जिलवाना ना उसे हम लोग को होम टच पर और हम लोग अवधिया बोले थे। और अवधिया में एक क्वेश्चन हम आपसे करूँ, जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब अवधी भाषा का हम लोग प्रयोग करी थे तो बहुत आदमी जब देखा दूसरे शहर के तो हम लोग के साथ में मतलब भेदभाव करते हैं, ये अवधी बोलते हैं, इनके हिंदी ना है और अंग्रेजी ना हो। तो ऐसा कभी आपके साथ है? मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपने मंचों पे अवधी ही बोलती हूँ जी। सबसे पूछते भैया राम राम जय श्री राम, सभी ठीक हो? हाँ। पहली भाषा मेरे मंच पे यही होती है, मैं मंच पे हमेशा अवधी बोलती हूँ। हाँ, और मेरे जितने गाने होते सब अवधी में ही बोलते हैं। और रही बात भोजपुरी की, अच्छा है, लेकिन कोई एक चीज मैंने देखा है अभी तक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगी, ये सत्य है जी, और आप इसको हाईलाइट करिएगा, मैं पहले बता दे रही हूँ। हो जाएगा। ये सत्य है कि कोई भी जो भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई भी लोक कलाकार गायक हो वो अवधि नहीं गा सकता। अच्छा, उसको पता नहीं क्या चिड़ है, वो अवधि नहीं गाएगा। लेकिन हमारे अयोध्या के लोग भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी गाते हैं। और हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो अयोध्या में आके भोजपुरी गा के चली जाती है तालियां लेकर के। और अपने अयोध्या का कोई भी कलाकार भोजपुरी भी गाता है, वो भोजपुरी गाता है। दीदी देखा, जैसे आज जो अपन अवधी भाषा है ये बहुत मृदु भाषा, लेकिन एक जब हम लोग कहीं मंच पे परफॉर्मेंस देखते हैं अवधी में या फिर कहीं बोला जाता है तो एक लोग बहुत खेद भावना से देखते हैं, जैसे लागत है कि हम लोग बहुत पिछड़ा एरिया शायद है, हाँ बेचारा बन गया, अरे गंवार गंवार, हाँ गंवार वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं भैया, हम जब मंच पे जाते हैं तो भैया हम अवधी में बोलेंगे जी, राम राम जय श्री राम, कैसे हो कैसे हो। मेरा सबसे पहला भाषा यही होता है कि मैं अवधी में ही बोलती हूँ, स्टार्टिंग मेरी नहीं होती है। और रही बात जो लोग कहते हैं कि अरे वो अवधि में काम रखा है, अरे अवधि में वो ऐसी चीज बांटे कि लोग पढ़ा कर हमारी पूरी रामायण रामचरितमानस पूरी अवधि में है। तुलसीदास जी हुई अवधि में रचित, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और रही बात मंचों पे प्रस्तुति की, हमारे अपने ही हम अयोध्या के कलाकारों की बात कर रहे हैं, लोग भोजपुरी गा रहे हैं। तो ये थोड़ा, हम ये नहीं कहते कि भोजपुरी खराब है, बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, लेकिन हमारी अवधि भी किसी से कम नहीं है ना। और ये भी है कि भोजपुरी के कलाकारों को गाकर के यहाँ पे बड़े बड़े मंच दिए जाते हैं, आगे गा के पैसे लेके ताली लेके चले जाते हैं। लेकिन यही अवधि के किसी भी कलाकार को आप बिहार में नहीं देखने को पाएंगे। यहाँ तक कि अभी आजमगढ़ से ही आप नहीं देख सकते कि कोई भी अवधि के कलाकार को वहाँ पे मंच दे रहा हो। ये हमारे दुख की बात है, और इसमें हमारी ही कमी है, हमारे लोक कलाकार की कमी है कि वो जो है अपनी परंपरा को थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। इसकी हमें इस पे थोड़ा काम करने की और अपने परंपरा को लोगों तक पहुंचाने में थोड़ा और जोर देना है, इसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो आप लोगों का कार्य है ये एक दिन अवधी भाषा को बहुत आगे लेकर जाएगा, और आप लोगों का जो कार्य है ये विदेशों तक तो अवधी का डंका, अयोध्या का डंका, अवध क्षेत्र का डंका बज चुका ना। लेकिन जैसे दीदी एक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आज के दौर में वो वल्गैरिटी को परोस रहे हैं, हाँ, और लेकिन जो हमारी भाषा है इतनी मधुर, वो गाली गलौज वाले वीडियो बना रहे हैं अवधी में, तो उनको क्या संदेश रहेगा? ये बहुत गलत बात है। हमारी इतनी सब कहते हैं कि मधुर इतनी अच्छी भाषा है, इसको आप गाली गलौज के माध्यम से
दो चार चंद पैसों के लिए जी। आप बर्बाद कर रहे हैं हमारी परंपरा को। जी। तो इसके लिए तो हमें बहुत दुख है, ऐसा जी। नहीं करना चाहिए किसी को। अरे आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट के दम पे पैसा कमाओ ना। बिल्कुल। ये गाने गलौज करके आप कितने दिन आपकी फैमिली बर्बाद करने से है जी। कि कल को आप भी माँ बाप बनोगे। यानी कि जो ब्लॉगर है, यूट्यूबर है या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, वो भी आप कल को माँ बाप बनेंगे तो उनके बच्चे क्या देखेंगे कि हमारे माता पिता यही कर रहे थे। तो अपनी परंपरा को तो आपने कहीं ना कहीं पीछे ढकेल दिया। आप गाने गलौज के माध्यम से 2 पैसे कमा लिए, लेकिन आप अपनी खुद को क्या दे रहे हो, गाली गलौज। तो इसीलिए हम अपनी परंपरा को लेके आगे बढ़े। बहुत सारी चीजें हैं, अगर कंटेंट ही क्रिएट करना है तो बहुत सारी चीजें हैं। गाली गलौज ही एकमात्र साधन है पैसा कमाने का। तो ये चीज हम थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हमारी जो आज की जनरेशन है इसको थोड़ा सा इससे दूर हो, क्योंकि उनकी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। जैसे मुझे लगता है कि आप लोगों के द्वारा ये परंपरा बची है और आप सब ने 100% अपना दे करके इसको बचाने का कार्य किया है और ये कार्य प्रगति पर है। और धीरे धीरे आप लोग इसको बढ़ा रहे हैं और हमें लग रहा है कि एक दिन बहुत सारी चीजें अवधि में भी बनेंगी, करेंगे भी और इसको भी एक बढ़ावा मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि सरकार जो है आज अवधि के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। बिल्कुल भाई, ये परंपरा जो है हमारी, हम लोग नहीं बचा रहे, ये सालों से बची है। जी। फिर हम लोग उसे एक होता नहीं कि अपनाए। जी। तो ये कुछ लोग अपना पाए, कुछ लोग नहीं अपना पाए, लेकिन इसे सबको अपनाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप कहीं प्रेजेंट करो, जी। आप वो सब अपने जीवन में उतारो, जी। है ना। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री हो गया, अभी जब कहीं बड़े लोग बात करते हैं बॉलीवुड वाले वाले तो उसको एक वल्गैरिटी का नाम दे दिए हैं। नहीं, और तो क्या ऐसा हो सकता है कि अवधि को भी आगे चलकर ऐसा कुछ सहना पड़े? रही बात भोजपुरी की, जी। भोजपुरी बहुत सुंदर है, जी। बहुत रिच है जी। और अपने आप में हीरा है कहा जाने को। लेकिन हमारी जो अवधि है, जी। दोनों होता नहीं कि दोनों भाई भाई है। जी। अवधि और भोजपुरी दोनों भाई भाई है। बस यही है, कुछ लोग गंदा गा के भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए और हमारी अपनी अवधि गीत में इसमें भी कुछ लोग गंदा गा करके बर्बाद कर दिए हैं। तो ये थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसे उसे हम मिट्टी भली नहीं कर सकते। जैसे जो अवधि के सिंगर हैं जो नए आ रहे हैं तो उनके लिए आपका कहना है, क्या कहना होगा? बिल्कुल, जो हमारे अवधि के सिंगर जो नए आते हैं और जो अभी हमारे जो बच्चे नई पीढ़ी है उसको अपनाएं। जी। हम सबसे ज्यादा यही बात कहना चाहेंगे आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, वो अपने भाषा में कहा जाएगा, पुरखे पुरखियों के लगे बैठे, जी। अपने मम्मी पापा अपने दादा दादी के साथ थोड़ा समय बितावे, जी। तब उनका पता चले कि हमारी परंपरा कहाँ रही है। हाँ। ऐसे ऐसे मोबाइल चलाने से, मोबाइल के समय बिताने से परंपरा ना पता चले, हमें बस आपका आधुनिकता दिखे, परंपरा ना पता चले। परंपरा तो हमारे घर ही में बन, हमें दादी नानी से परंपरा पता चले कि हमारे व्यंजन में काम है। आजकल लोग मोमोज खाते हैं, लेकिन हमारे देसी मोमोज हमारा फरार है ना। आजकल लोग का लोग वेज कबाब पराठा खाते हैं, तो क्या हमारा आलू पराठा ना, दाल भरी पूरी रही, वो हमारी परंपरा रही, वो हमारे मेन व्यंजन रहा। तो अगर थोड़ा सा अनाज आधुनिकता अपनाओ, लेकिन उतने जितना फिर एक तरह से फिर सेहत पे खराब न करें, तो पर्सनालिटी को खराब न करें। हमें लगता है कि जो ये आधुनिकता है कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को भी स्वास्थ्य को गड़बड़ कर रही है, स्वास्थ्य की नहीं पूरी पर्सनालिटी जगह पर्सनालिटी गड़बड़ाई जाती सबके। तो एक थोड़ा सा बचावे की जरूरत बाटे। हमने सबके जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चन के, अपने आगे पीढ़ी के हम थोड़ा बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ के कोशिश करें और फिर सिखाने की कोशिश करें। दोस्तों, दीदी के कहने का मतलब ये है कि आज जो ये आधुनिक युग चल रहा है इसमें हम लोग अपने माँ बाप के पास नहीं बैठना चाहते हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास नहीं बैठना चाहते हैं। अगर हम समय बिताना चाहते हैं तो ये जो हाथ में मोबाइल यही सब कुछ है, इसी के साथ हम ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। लेकिन दीदी का कहना है कि इसके साथ उतना ही समय बिताइए जितना चल सके, लेकिन अपने मम्मी पापा जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादी दादा हैं, उनके पास अगर हम समय बिताते हैं तो जो हमारी परंपरा है वो परंपरा हमको पता चलेगा और आज हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरा को लेकर के जी सकते हैं। ऐसी सोच है और ये सोच मुझे लगता है कि नहीं रुकना चाहिए। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए दीदी जैसी ना जाने कितनी योद्धाएं महिलाएं काम कर रही हैं और आज आगे बढ़ रही हैं और एक समाज में एक नया सोच पैदा करने का काम कर रही हैं। और महिलाओं के प्रति जो लगाव है दीदी लोगों का, ये बहुत ही सराहनीय है। और भाई आप लोग भी अगर देख रहे हैं ना या पॉडकास्ट, तो
ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए और ऐसे लोगों को मंच दीजिए अपने यहाँ शादी विवाह में, जिससे जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं ना, वो इनके माध्यम से होना चाहिए। आज के दौर में टैलेंट जरूरी है या नेटवर्क के माध्यम से बड़े बड़े मंचों तक पहुंचना जरूरी है? टैलेंट, अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको बड़े बड़े मंच अपने आप मिल जाएंगे। और नेटवर्क के माध्यम से अगर आप जा रहे हो तो एक जी से दो बार आपको मिलेगा मौका, उसके बाद आपको पब्लिक बता देगी। जी। हाँ, तो इसमें मुझे लगता है कि पब्लिक की ज्यादा डिमांड करती बिल्कुल, पब्लिक के ऊपर सब कुछ है। अगर वो टैलेंट देखेगी आपके अंदर तो आपको बार बार मंच देंगे, अच्छे मंच देंगे। जी। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग के माध्यम से, हमने पहले भी बताया आपको, नेटवर्किंग के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो आप एक से दो बार मंच पाएंगे उसके। लेकिन दीदी कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जो कलाकार जो एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको एक अच्छा मंच भी नहीं मिलता, कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी चीजों का शिकार होना पड़ता है। ये चीज आपने भी देखा हो, तो इस पे हम काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जी टैलेंट अगर है जी तो आप कहीं भी जाओ अपने परिवार को जरूर लेके, एक लोग को जरूर साथ लेके जाओ, क्योंकि आज का समय थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सब आने जाने में और लोगों से मिलने जुलने में। तो अपने परिवार से एक लोग को जरूर लेके, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि अभद्रता दोनों के साथ हो सकती है। जी तो इसमें थोड़ा सा खुद उसमें जागरूक होने की जरूरत है। परिवार को साथ लेके जाना ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात टैलेंट को कहीं खो जाना, जी तो टैलेंट नहीं खोएगा, जी क्योंकि जब आपका सपोर्ट सिस्टम आपके माँ बाप के साथ है, जी आपका परिवेश आपके साथ है, यानी कि आपका गांव समाज आपके साथ है, तो जी। अपने आप आपका टैलेंट। ये तो क्वेश्चन महिलाओं के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर थोड़ा सा है। जैसे आज भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं को वो बराबरी नहीं मिल पाती है जो लड़कों को मिल पाती है। इस पे क्या है? लेकिन मुझे लगता है आजकल जो लड़कों को नहीं मिल रहा है वो लड़कियों को मिल रहा है। आजकल वो लड़कियों को मिल रहा है, क्योंकि होता है कि ये प्रकृति है, जी इसमें दोनों का होना जरूरी है। जी जी लोगों का नजरिया बस है। जी अ, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा समाज है, लड़का और लड़की दोनों का होना बहुत जरूरी है। और इसमें किसी को कम या किसी को ज्यादा आंकना, ये हमारे समाज की गलती है। जी तो ये हमारे घर से ही शुरू होता है, और हमें दोनों को जो चीज लायक है जी। वो चीज प्रोवाइड कराना चाहिए। हाँ, हाँ, अपने आप अंदर खत्म हो जाएगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव होना चाहिए लड़की के? अ, बदलाव तो क्या कहना है, आदमी जो बच्चे, जो आजकल के बच्चे जो पढ़ना चाहेंगे, जी कोई आर्ट में जा रहा है, जी कोई डांसिंग में जा रहा है, जी कोई IAS पढ़ रहा है, कोई कोई तो जो लड़के होते हैं वो क्या कहते हैं, बिजनेस में जा रहे हैं और कुकिंग कर रहे हैं। सबका अपना अपना पैशन है। तो जिसका जो भी पैशन है, मैं सबसे यही कहूंगी हर माँ बाप से, जिसका जो पैशन है जी अपने बच्चों के अंदर जो भी पैशन है, जो भी हुनर है, उसे निखारे जी। और उसे आगे बढ़ाए। किसी भी काम को छोटा और बड़ा नहीं सोचना चाहिए। हर एक काम जो है बराबर। हर काम बड़ा होता है, हर काम सबके लायक है। जो 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 चीज है, जो सीख रहा है, जो करना चाहता है, उसे उस क्षेत्र में आगे निखारे। जैसे दीदी आज के दौर में आप एक पारिवारिक हैं और परिवार का ध्यान रखते हुए सारे कार्य करते हुए आप अपने कार्यक्रमों को या फिर जो सांस्कृतिक मंच आप करती हैं हाँ, उसको मेंटेन कैसे करती हैं? हाँ, देखिए, इसमें परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जी जैसे कि मैं एक वाइफ, जी एक बच्चे की माँ भी हूँ, जी और मेरा भरा पूरा परिवार भी है। जी तो उसके बीच में मुझे अपने परिवार का सहयोग बहुत जरूरी था, जी क्योंकि मेरा अभी 2 ढाई साल का बच्चा है। जी तो उसके लिए मुझे, जब मेरा मंच का परफॉर्मेंस होता है तो मैं उसे छोड़ के जाती हूँ। जी अगर मैं छोड़ के जाऊंगी तो किसके भरोसे, परिवार के भरोसे ही तो मुझे दोनों का तालमेल बना के चलना पड़ता है। और मेरा परिवार भगवान की दया से बहुत अच्छा है, जी तो मुझे उतना प्रेशर नहीं होता, बच्चा लोग देख लेते हैं। जी। और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ, और घर पे आने के बाद मेरे परिवार वालों का ध्यान भी कर लेती हूँ, उसका ध्यान भी रखती हूँ। दीदी फोक सिंगर आप सबसे ज्यादा किसको सुनती हैं? सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अपने घर में जो मेरी सासू माँ है, मैं जी उनसे पूछती हूँ। जी मतलब कलेक्शन मैं जी उनसे लेती हूँ, मेरे आस पड़ोस में कुछ बड़ी बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी लेती हूँ। और अभी तक जो मेरी कलेक्शन मेरे पास है, प्रतिमा देवी से है। जी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन दिया है। और रही बात सुनने की, तो मैं अपने अवधि क्षेत्र में जी शारदा सिन्हा जी भी अवधि गाती थी, उनको सुनती हूँ। और आज के समय में जो अभी मौके से है, जी बहुत से कलाकार हैं, सबको सुनना चाहिए। जी। हाँ, शारदा सिन्हा जी को अ, आपके जीवन में म्यूजिक का मतलब क्या है? सुन, बहुत सुकून मिलता है। इस पे काम करके होता है कि हाँ, अगर आप
कोई काम कर रहे हो, अगर आप गाना गा रहे हो, लग पता नहीं चलता था कितनी जल्दी काम हो गया, तो सुकून मिलता है कि हाँ, मेरा काम बड़ा जल्दी हो गया। तो वो मजा आता है, और एक होता नहीं कि एक पावर भी मिलता है उससे। हाँ। आपके दिल के करीब ऐसा तो वही सॉन्ग जो हमारी ऑडियंस को सुनना चाहिए। हाँ, दिल के करीब मेरा एक बहुत पुराना गीत, बहुत पुराना, ये है एक तरह से इसको कहते हैं श्रम गीत। जी। ये दादी नानी गाती थी हमारी। मैं भी कोशिश करना चाहूंगी आपके चैनल पे। एक भाई होता है, अपनी बहन से मिलने जाता है, तो वो जो बहन होती है उस पे जो भी बीतता है वो अपने भाई को बताती है। पहले के समय में लोग जो काम करते थे, जो उनपे बीतता था, उसी पे गाने बन जाते थे। तो ये श्रम गीत था, कैसे श्रम कर करके, मेहनत करके वो अपने परिवार को देखती है और कहती है कि अपने भाई से रो रो के अपना दुखड़ा दुखड़ा बता रही है, और कैसे बता रही है जरा सुनिएगा। नवमाना कूट्यो मैं नवमाना पीसे होना, भैया नवमान सिर जो रसोईया होना। मतलब कि 9 मन गेहूं धान चक्की से पीस रही हूँ भैया, बड़ी मेहनत पड़ रही है ससुराल में मुझे। और आगे क्या कहना है, पहले के समय में आदमी मतलब बहुत हमारे अनाज कुछ कम होते थे, सिर्फ उस पर भी आधारित है। आगे कहना क्या है, नवमान कूट्यो मैं नवमान पीसे होना, भैया नवमान सिर जो रसोईया होना। सबका खिलाए के मैं अपना खाए बैठे होना, भैया पायो मैं छोटकी टिकरिया होना, भैया में कुकुरा बिलरवा होना, भैया वाहू में लहूरा देवरवा होना। मतलब कि जो आखिरी की टिकरी मुझे मिली, उस मेरी जिम्मेदारी है कि कुत्ते को भी खिलाना है, छोटा सा देवर अगर आ गया कहीं से उसको भी मुझे देना, अगर मांग रहा है तो मुझे उसके भी मुंह में एक वाला डालना है, फिर आखिर में जो बचेगा वो मुझे खा के पानी पी के सोना है। फिर आखिर में क्या संदेश दे रही है, कहती है कि ये सारा दुख आप जाके मायके में ना बताना भैया। आप सुनना चाहेंगे पूरा? तो आगे कहना क्या है, यही दुखा के भैया गठरी बनाया होना, भैया सरजू में दिया बहुड़ाए होना। जो दुखा सुनी है हो बपई ओ मैया होना, बपई सभा बैठ हनिया मारी होना, मैया चौकी बैठ बिल खाई है होना। मतलब कि ये जो सारा दुख है कि हमें पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है, इतना करने के बाद तो हमारे जो पिताजी हैं वो सभा बीच बैठ के रोएंगे, अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। और जो हमारी माई है वो चौके में बैठ के, रसोई में बैठ के रोएंगी। तो आगे उसकी एक छोटी बहन भी होती है, कहती है कि ये सारा दुख हमारी छोटी बहन को ना बता, नहीं तो वो गौने ही नहीं जाएगी, उसको डर लग जाएगा। आगे क्या कहना है, ये दुखा जिनका बहिनी के अगवा होना, भैया वही गवने नहीं जई है होना, भैया वही गवने नहीं जई है होना। तो ये हमारा श्रम गीत, इतना मेहनत करने के बाद भी लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता था। और एक नई बहू का जो हालत होता था पहले, लोग होता ना, लोग बहू संकोच में कह भी नहीं पाती थी कि मेरे लिए खाना नहीं बचा है। इतना संकोच, इतना शर्म होता था, जो कि आज के समय में ऐसा नहीं है, बहुत सुधार आया है। और पहले के समय में आदमी लज्जा बस नहीं कर पाता था, मना नहीं करते थे खाने के लिए, चाहती तो दोबारा बना लेती, लेकिन बस संकोच, बस उस कह नहीं पाती थी कि मेरे लिए खाना। दीदी अगर आप एक लोक गायिका ना होती तो क्या होती? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी। अगर मैं लोक गायिका ना होती तो क्या होगी, भैया देखिए, मैंने
मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है शुरू से लेके मैंने एमए किया जी और ये बीएड हो रहा है, जी पीजीटी का फॉर्म भी डाला है जी और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन से बीएससी किया हुआ है। तो मेरा मेन फोकस था कि मैं डायटिशियन बनूंगी। जी तो मैं आज अगर कहीं शायद मैं डायटिशियन हूँ। जी। हाँ, ये चीज यहाँ था। बहुत- हाँ, डॉक्टर ही समझ लीजिए डायटिशियन। आगे जो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि आपको इसमें क्या परहेज करना है क्या नहीं करना है, तो एक डायटिशियन ही बताता है इस चीज को। तो वही चीजें थोड़ा कोई एक गीत और दीदी हो जाए। अब देखिए जैसे कि आप फगुआ के समय में आए हैं। हाँ फगुआ हमारे यहाँ का बहुत ही रिच है, अपने यहाँ जी पावन है। जी हर महीने का अपना एक गीत होता है और गीत में अपना एक पावन होता है। वो जैसे कि इस समय फगुआ का मान चल रहा है ना। आग चल रहा है, तो जी हमारे अवध का बहुत ही हाँ, एक बेहतरीन पुरानी बहुत पुराना है। जी अभी आपका ऑडियंस सोचेंगे कि क्या पुराना पुराना सुना रहे हैं, लेकिन हम लोग इसी को सजो रहे हैं, जी सुनाना चाहते हैं। कैसे अभी आपके दर्शक कहेंगे कि कितना पुराना पुराना सुना रही है, लेकिन पुराने में ही मेन हाँ दम है जिसको कहते हैं। और कहना क्या है, हमारे फगुआ में जो हमारे अयोध्या में जो चौपाल लगती है या हर जगह अपने अवध प्रांत में जहाँ भी चौपाल लगती है शुरुआत इसी गानों से होती है। और कहना क्या है, दशरथ सुत खेलत होरी अवधपुर की गोरी। दशरथ सुत खेलत होरी अवधपुर की गोरी। आगे रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, हरे रामचंद्र कृपाल बजावत लखन मजीरा जोड़ी। रामचंद्र कृपाल बजावत लखन मजीरा जोड़ी। गिरजापति एक डमरू बजावे, गिरजापति एक डमरू बजावे। आरे हनुमत ढोल चिकोरी अवधपुर की खोरी। अरे हनुमत ढोल चिकोरी अवधपुर की खोरी। ये हमारा मेन फगुआ। जी काफी अच्छी। तो दोस्तों जब तक ऐसी आवाजें जिंदा रहेंगी तब तक हमारे देश की मिट्टी की खुशबू एवं हमारी जो लोक परंपरा है ये हमेशा जिंदा रहेंगी। और आज यह पॉडकास्ट करते हुए मुझे बहुत पसंद आया कि मैं आज अपनी बड़ी बहन के साथ बैठा हूँ और दीदी का बहुत प्यार सपोर्ट मिला, इसके लिए दीदी का हम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से यही प्रार्थना है आप भी खूब आगे बढ़े और आपका चैनल जो है खूब ग्रो करे, ऐसे आप सब मेहनत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जय श्री राम। एक चीज और है कि कमियां तो सब में होती हैं और लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे से किया जाए। बाकी जो कमियां आपका प्रयास बहुत रहेंगी अच्छा है। माफ करिएगा।